कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में, जहां लुटेरों का एक ग्रुप लोगों को लूटकर आराम कर रहा था। तभी उनमें से एक बंदा जंगल में हल्का होने गया, जहां उसे एक अजीब सा लोहे का मास्क पड़ा दिखाई दिया। वो जंगल में इधर उधर देखने लगा और कुछ दूरी पर ही उसे एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वो गुफा के अंदर गया तो गुफा की जमीन हिलने लगी और वो बंदा वहीं पर जमीन में धंसकर मारा गया। इसके बाद वॉरेन नाम का एक बंदा अपनी टीम के साथ इसी जंगल में खोज करने आया था। वो जापानी मिलिट्री बंकर पर रिसर्च करने आया था। ये बंकर दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय का था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूलिंग और साथ ही एक री नाम की साइंटिस्ट भी थी और साथ ही उनकी मदद करने के लिए कुछ फौजी भी आए थे। जंगल में आगे बढ़ते समय वो लोग अचानक एक माइन के पास पहुंचे। वॉरेन को लगा कि ये वही बंकर है जिसकी वो खोज कर रहे हैं। वो लोग बंकर के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। सभी अपनी जान बचाने के लिए बंकर के अंदर जाने लगे, मगर जैसे ही आर्यो नाम का एक फौजी बंकर के अंदर गया तो उसके साथ ही लुटेरों का फेंका हुआ बॉम्ब भी बंकर के अंदर आ गया, जिसकी वजह से वहां पर जोरदार धमाका हो गया। सभी ने देखा कि आर्यो की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी स्टैनली सभी को बताता है कि धमाके की वजह से बंकर से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है और अब वो सभी यहाँ पर फंस चुके हैं और उनके पास बंकर के अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वहीं स्टैनली को ये लग रहा था कि लुटेरों का हमला कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, तो वो वॉरेन से पूछने लगा कि आखिर वो लोग इस मिशन पर ढूंढने क्या आए हैं। पहले तो वॉरेन ने कुछ नहीं बताया, पर जब फौजियों ने उस पर हमला करने की धमकी दी तो वो बताने लगा कि उसे और री को एक नक्शा मिला था, जिसके मुताबिक जापानी फौजियों ने इस बंकर में ढेर सारा खजाना छुपाया हुआ है। स्टैनली को तो उसकी बातें बकवास लग रही थी, पर वॉरेन को पूरा यकीन था कि उन्हें इस बंकर में खजाना जरूर मिलेगा और इसी बात पर स्टैनली वॉरेन पर भड़कने लगा। तभी पापा स्नेक नाम का एक फौजी कहने लगा कि पहले इस बंकर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, बाद में सोचेंगे कि आखिर करना क्या है। अब वो सभी मिलकर उस बंकर के अंदर जाने लगे। बंकर के अंदर जाते ही उन्हें सामने एक पुल दिखाई दिया। जब वो सभी उस पुल से होकर जा रहे थे तो अचानक चारों तरफ लाइटें जलने लगी और साथ ही युद्ध का सायरन बजने लगा। ये देखकर सभी घबरा गए, क्योंकि उनके मुताबिक तो इस बंकर में कई सालों से कोई भी नहीं आया था। तभी स्टैनली कहता है कि इस बंकर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता जरूर होगा। अब वो सभी फिर से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो लोग एक कमरे तक पहुंचे, जहां कई सारी दवाई की शीशियां, प्रोटेक्टिव सूट और काफी अजीबोगरीब फोटोज थी। तभी री को दीवार पर एक नक्शा दिखाई दिया। उसी समय पापा स्नेक के पीछे कोई गैस मास्क पहने खड़ा था, पर जैसे ही वो पीछे पलटा तो अचानक ही वो बंदा वहां से गायब हो गया। इधर उस नक्शे पर लिखा था कि ये बंकर 25वीं एरिया आर्मी का है। वॉरेन को यकीन हो गया कि ये वही बंकर है जिसमें जापानी फौजियों ने अपना खजाना छुपाया था। री सभी को बताने लगी कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी फौजी इस बंकर में दुश्मन सैनिकों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जहां दुश्मन सैनिकों को बंदी बनाकर रखा गया था और उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये सुनकर सभी वॉरेन पर गुस्सा करने लगे, क्योंकि वॉरेन उन्हें इस खतरनाक जगह पर बिना बताए ले आया था। पर वॉरेन कहने लगा कि वो भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसके बाद फौजियों का कैप्टन प्रावा कहने लगा कि कुछ लोगों को यहाँ से जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और कुछ को यहाँ जख्मी आर्यों के साथ रुकना चाहिए। वॉरेन और सूलिंग जबरदस्ती कैप्टन के साथ जाने लगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर खजाना ढूंढना चाहते थे। इसके बाद कैप्टन प्रावा, पापा स्नेक, सूलिंग और वॉरेन आगे बढ़ गए। री और बाकी फौजी वहीं आर्यों के पास रुक गए। इधर ये लोग चलते चलते एक कमरे में पहुंचे, जहां कई सारे पिंजरे पड़े थे। वहीं वॉरेन को ऑस्ट्रेलियन फौजी का हेलमेट पड़ा दिखाई दिया, जिसे देखते ही वो समझ गया कि यहाँ पर दुश्मन फौजियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। वहीं दूसरी तरफ आर्यो आराम कर रहा था। तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तभी उसने उठकर देखा कि उसके नीचे की जमीन हिल रही थी। इससे पहले कि वो अपने बाकी साथियों को कुछ बता पाता, जमीन के अंदर से दो हाथ निकले जो आर्यो को पकड़कर जमीन के अंदर खींच ले गए। तभी उसके साथी भागकर उसके पास पहुंचे और उन्होंने वहां पर एक अजीब से दानव को देखा। स्टैनली ली से पूछने लगा कि आखिर अब ये क्या बला है, पर री को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ये सब भी उस दानव के पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर री ने एक भयानक मंजर देखा। उसके सामने ही आर्यो की लाश पड़ी थी। किसी ने उसका गला काट कर आंखें नोच ली थी। तब स्टैनली ने री को शांत किया और आगे बढ़ने को कहा।
था। पर जैसे ही वो लोग आगे बढ़े तो एक मास्क पहने बंदे ने उन पर हमला कर दिया। वहीं जोको अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते एक चेम्बर में आ पहुंचा, जहां कई सारे इंसानों के कंकाल पड़े थे। और जिस बंदे को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था उसकी लाश भी वहीं पर पड़ी थी। तभी बहुत सारे दरिंदों ने उसे घेर लिया और जोको उन पर गोलियां चलाने लगा, मगर उन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और बल्कि वो लोग तो और बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक दरिंदे ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उसकी गन लेकर वहां से भाग गया। तभी दूसरे दरिंदे ने उस पर हमला करके उसकी आंखें नोच ली। अब जोको को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बहुत सारे दरिंदे उसी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जोको ने अपनी बंदूक निकाली और बिना कुछ देखे उन पर गोलियां चलाने लगा, पर जल्द ही गोलियां भी खत्म हो गई। अब जोको को पता चल चुका था कि अब वो नहीं बचने वाला। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन और उसकी टीम एक कमरे में पहुंचे, जहां उन्हें कुछ मेडिकल नोट्स मिले जिन पर लिखा था कि यहाँ पर कैदियों के साथ कैसे कैसे भयानक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। तभी उन्हें अपने एक साथी के चिल्लाने की आवाज आई। वो तुरंत उसे बचाने के लिए बाहर जाने लगे, पर अचानक ही उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अब वो सभी अंदर ही फंस चुके थे। उधर री और स्टैनली को उस गैस मास्क पहने बंदे ने बंदी बना लिया था। असल में वो एक जापानी फौजी था। तब री उसे जापानी में बात करने लगी और स्टैनली को बताया कि इस फौजी को लगता है कि हम दुश्मन फौजियों के सैनिक हैं। री ने उस फौजी को समझाने की कोशिश की कि युद्ध तो कई सालों पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वो तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। जब री और फौजी बात कर रहे थे तो मौका देकर स्टैनली ने उस पर हमला कर दिया और उस फौजी का मास्क उतार दिया। उन्होंने देखा कि वो आदमी तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। खैर, जब री ने अपने टैब में उसे वो वीडियो दिखाई जिसमें जापान ने अपनी हार मान ली थी, ये देखकर वो बंदा गुस्से में चिल्लाने लगा और वहीं पर एक लाश पड़ी थी जिसके सामने बैठकर वो रोने लगा। इधर ये तीनों जब उस कमरे में बंद थे तो एक दरिंदे ने उन पर हमला कर दिया और वॉरेन के कंधे पर एक हड्डी दे मारी। कैप्टन परावा ने उस पर गोली चलाई, पर गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अब वो दरिंदा कैप्टन पर हमला करने लगा। वो कैप्टन परावा को जान से मारने ही वाला था कि तभी पीछे से पापा स्नेक ने एक लोहे की रोड उस बंदे के आर पार कर दी। उसके मरने के बाद वॉरेन ने उसके सर पर लिखा नाम देखा, जिससे वो समझ गया कि ये ऑस्ट्रेलिया का फौजी था जिसे यहाँ पर बंदी बना कर रखा गया होगा। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा फौजी स्टैनली और री को अपनी कहानी बता रहा था। उसने बताया कि उसे और उसके दोस्त को इस बंकर की रक्षा करने को रखा गया था, पर जब 1945 में जापानी सैनिक यहाँ से चले गए तो वो दोनों यहीं पर फंसे रह गए। उसने बताया कि उसने तो अपने दोस्त को भी मार दिया था क्योंकि वो हार मानकर यहाँ से भागना चाहता था और जो भी दरिंदे यहाँ पर घूम रहे हैं वो दुश्मन फौजी हैं जिन पर यहाँ पर बहुत ही भयानक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिस वजह से वो लोग ऐसे बन गए। साथ ही जापानी सैनिकों ने अपने लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि वो लोग उन्हें हमेशा के लिए जवान बना सके। इसके लिए उन्होंने एक खास तरह का इंजेक्शन बनाया और उस इंजेक्शन को कई सारे लोगों को दिया और उसी इंजेक्शन की वजह से वो आज तक जिंदा है। इधर ये लोग वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी वहाँ पर उन्हें एक दरिंदे की लाश दिखाई दी। वहीं पर वॉरेन को एक इंजेक्शन पड़ा दिखाई दिया जिसमें एक सुनहरा सा लिक्विड भरा हुआ था। उसने अंदाजा लगाया कि ये वही इंजेक्शन होगा जिससे जापानी फौजी अमर होना चाहते थे। तब उसे एहसास हुआ कि शायद यही वो खजाना है जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। उधर पापा स्नेक और परावा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर वॉरेन ने सूलिंग को बताया कि दवाई के अंदर सोना मिलाकर उसे सुनहरा बनाया गया है क्योंकि ये अमरी से कम नहीं था। अब वॉरेन ने इंजेक्शन सूलिंग को दे दिया और उसे संभाल कर रखने को कहा। दूसरी तरफ स्नेक और परावा दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे दरिंदे समुराई सूट पहनकर तैयार खड़े थे। तभी वो दरिंदे उनकी तरफ बढ़ने लगे। वो उन पर गोलियां चलाने लगे, पर गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। कैप्टन परावा समझ गया कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तो उन्होंने वॉरेन और सूलिंग को यहाँ से बाहर जाने को कहा। इधर स्नेक दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उन दरिंदों ने उस पर हमला कर दिया और पापा स्नेक वहीं पर मारा गया। इधर ये तीनों अपनी जान बचाकर उस जगह पर पहुँचे जहाँ जो को मारा गया था। जब परावा उसकी लाश को देख रहा था तभी एक दरिंदे ने वॉरेन पर हमला कर दिया। तब कैप्टन ने एक हड्डी उठाकर उस दरिंदे पर इतने वार किए कि वो दरिंदा वहीं पर मारा गया। इसके बाद वो लोग उसी टनल
से होते हुए आगे बढ़ने लगे और उस कमरे में जा पहुंचे जहां पर ये तीनों मौजूद थे। वहीं वॉरेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो उसकी जान बचाने के लिए सूलिंग ने उसे वही इंजेक्शन दे दिया। तभी वो दरिंदे भी उनका पीछा करते हुए उस कमरे तक आ पहुंचे। ये सभी तो वहां से भाग निकले, पर वो बूढ़ा आदमी वहीं पर रुक गया। उसने उन दरिंदों के सामने अपना सर झुका दिया और उन दरिंदों ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। इधर इन पर भी दरिंदों ने हमला कर दिया, तो सूलिंग वॉरेन को लेकर दरवाजे से बाहर निकलने लगी। इधर ये तीनों उन दरिंदों से लड़ने में लगे हुए थे। तब कैप्टन ने ली और स्टैनली को वहां से भागने को कहा। ली और स्टैनली वेंटिलेटर से होते हुए वहां से भाग निकले, पर कैप्टन परावा दरिंदों के हाथों मारा गया। उस इंजेक्शन की वजह से वॉरेन भी एक दरिंदे में बदल गया और उसने सूलिंग को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। इधर स्टैनली और री को बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था, जो कि पानी से होते हुए जाता था, मगर तब तक वो दरिंदे भी वहां पहुंच चुके थे। ली और स्टैनली पानी से होते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद री तो उस जगह से बाहर निकल चुकी थी। बाहर निकलते ही वो स्टैनली को आवाजें लगाने लगी, मगर कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि स्टैनली को भी उन दरिंदों ने मार दिया था। री पानी से बाहर निकली, पर वो दरिंदा भी उसके पीछे ही था और आखिर में उसने री को भी मार दिया और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।